नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी कृष्णा चौधरी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 10th की। यूपी बोर्ड की एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी है। 20 फरवरी 2026 को एग्जाम है। तो बात करते हैं 70 में से 70 कैसे आएंगी। तो आज पढ़ेंगे हम सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स। सिविक्स क्या होता है? एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। सिविक्स का अर्थ क्या होता है? यह सामाजिक विज्ञान है जो समाज में नागरिकों और अधिकारों और दायित्व, सरकार के स्वरूप और नागरिकता के सैद्धांतिक, राजनीतिक और व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करता है। यानी समाज में जो भी नागरिक रह रहे हैं उनके अधिकारों, दायित्व, सरकार के स्वरूप यानी नागरिकता के अधिकारों, राजनीति, व्यवहारिक पहलुओं की बात यहाँ पे करता है। तो आपका पहला चैप्टर होगा यहाँ पर सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी यानी पार्टनरशिप ऑफ पावर। इसमें हम बेल्जियम और श्रीलंका दो देशों की बात करेंगे और इसी को आगे अलग अलग संविधानों में अपनाया गया है। यहाँ से सत्ता की साझेदारी होती क्या है, उन्हीं चीज़ों आधार पर चली आई है। तो बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक यूरोप का देश है। तो देखो, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। जो ब्रुसेल्स राजधानी है, यानी बेल्जियम के आसपास के देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड इत्यादि। आपको पता है यह एक यूरोपीय महाद्वीप में पड़ता है। हमारे भारत विश्व के अंदर 7 महाद्वीप है, यानी पहला एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इत्यादि है। देखो, बेल्जियम की जो जनसंख्या है वो हरियाणा राज्य से 2 गुनी है। जैसे हरियाणा राज्य की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बेल्जियम की, वो 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 1,18,32,049 जनसंख्या निकाली गई थी। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल हरियाणा राज्य से छोटा है, यानी 30,528 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? यहाँ पे क्षेत्रों के आधार पर भाषा बोली जाती है। भाषा को वितरण दिया गया है, यानी इसमें डच भाषा 59% बोली जाती है, फ्रेंच भाषा 40% और जर्मन भाषा 1%। अगर हम बात करें फ्लेमिश भाषा कितनी बोली जाती है? फ्लेमिश भाषा 59% बोली जाती है जो डच भाषा है, और बोलोनिया भाषा 40% बोली जाती है जो फ्रेंच भाषा है। अगर हम बात करेंगे बेल्जियम के ब्रुसेल्स की, यानी जो राजधानी है, अगर हम बेल्जियम की राजधानी की बात करेंगे, उसमें 80% फ्रेंच भाषा बोली जाती है और 20% डच भाषा बोली। अगर हम बात करें दशक 1950 और 1960 की, 1950-1960 के दशक में बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। इसमें फ्रेंच भाषाई लोग अधिक समृद्ध थे अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी, जबकि डच भाषाई समुदाय बहुसंख्यक थे, लेकिन फ्रेंच भाषा को ही दर्जा दिया गया था। जैसा कि आपको पता है कि अगर हमने पीछे देखा था, अभी आपको जैसे पता ही, अगर ब्रुसेल्स में अगर बात करेंगे, यानी जो उसकी राजधानी थी, उसमें फ्रेंच भाषा कितनी परसेंट बोली जा रही थी? 80%। और डच भाषा कितनी बोली जा रही थी? 20%। अगर वैसे भाषा की बात करेंगे तो यहाँ पे डच 59%। तो ब्रुसेल्स जो राजधानी है हमारी बेल्जियम की, उसमें कितनी परसेंट बोली जा रही है? फ्रेंच 80% और डच कितनी बोली जा रही है? 20%। अगर हम अब फ्लेमिश की बात करेंगे, फ्लेमिश जो जगह है उसमें कितनी परसेंट बोली जा रही है? डच 59% और बोलोनिया में कितनी बोली है? 40% फ्रेंच है। अगर हम डच की बात करेंगे, जो भाषा का वितरण दिया गया उसमें डच 59% है, फ्रेंच 40%, जर्मन 1%। अगर हम ऐसे बात करेंगे तो यानी कि हमारी जो राज्य की भाषा बननी चाहिए वो डच बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ब्रुसेल्स में जो भाषा बोली जा रही है वो फ्रेंच 80% है, जो कि राजधानी है बेल्जियम की, और इसी को यहाँ पे राजकीय भाषा यहाँ पे माना गया। तो 1950-1960 के दशक में यहाँ पे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच तनाव बढ़ा था, यानी अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी वो समुदाय भाषा बहुसंख्यक थी। यहाँ पे फ्रेंच भाषा लोग अधिक समृद्ध थे, फ्रेंच भाषा यहाँ पे, और डच को यहाँ पे इतनी वो नहीं दी जा रही थी मान्यता। तो बेल्जियम की समझदारी देखा 1970-1973 की 1993 की बात करेंगे कि बेल्जियम ने क्या समझदारी यहाँ पे दिखाई। इसमें उसने संशोधन किया। पहला संशोधन क्या था? केंद्रीय सरकार में फ्रेंच और डच भाषाओं को बराबर दर्जा दिया गया था। जैसे आगे आपको पता है कि ब्रुसेल्स में यहाँ पे जो राजधानी थी उसमें फ्रेंच भाषा को ज़्यादा वो दिया जा रहा था और डच को नहीं दिया जा रहा था। तो इन्होंने केंद्रीय सरकार में फ्रेंच और डच भाषाओं को बराबर का दर्जा दिया गया था संसद में। केंद्र सरकार की शक्तियां क्षेत्रीय सरकार में वितरित कर दी गई, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। पहले क्या था? पहले केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकारें थी, ये क्षेत्रीय शक्तियां थी। अब उनको अलग अलग दर्जा दिया गया, यानी राज्य सरकार को अलग दर्जा दिया गया और केंद्र सरकार को अलग दिया गया। नंबर 3 में क्या गया? इसमें सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया। इसमें इनको संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार हो। पहले इनको शिक्षा, संस्कृति, भाषा जैसे मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, अब उन्हें अधिकार भी दे दिया गया। इस सरकार का चुनाव एक ही समुदाय के लोग करते हैं।
लेकिन कौन सी सरकार का चुनाव? जो सरकार पहले, यानी अपनी अपनी अलग अलग सरकार बना सकती है। यूरोपीय संघ, देखो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ के मुख्यालय को बनाया गया था ब्रुसेल्स। अब बात करते हैं सत्ता के साझेदारी की समझदारी क्यों थी, यानी सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों थी। तो इसके दो प्रमुख तर्क दिए गए हैं। एक पहला तर्क दिया है, इनमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। यानी पहले जो समाज आपस में टकरा रहे थे, अब उन्हें टकराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे समझदारी से बात की गई। सत्ता का विभाजन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए उचित है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। यानी लोकतंत्र, देखो लोकतंत्र वो होता है जहाँ पे कि जो देश का प्रमुख होता है या मुखिया होता है उसको जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी के रूप में बात करेंगे यहाँ पे। तो सत्ता की साझेदारी का विचार इस विचारधारा के विरुद्ध आया जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक सत्ता का विभाजन नहीं किया जा सकता। इसमें विपरीत लोकतंत्र का सिद्धांत यह कहता है कि जनता ही राजनीतिक समस्त शक्तियों का मूल है। यानी इसके विपरीत लोकतंत्र, देखो सत्ता की साझेदारी का विचार से विचारधारा के विरुद्ध आया जिसमें कहा गया था राजनीतिक सत्ता का विभाजन नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकतंत्र में इसका क्या है? उल्टा है, यानी राजनीतिक शक्तियां का मूल शक्तियां हैं। इसमें स्वशासन की संस्थाओं के द्वारा अपना शासन चलाते हैं। लोकतंत्र व्यवस्थाओं के उदाहरण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शासन के विभिन्न अंग इसे क्षैतिज वितरण का आधार माना जाता है। देखिए विधायिका, दूसरा हमारा कार्यपालिका और तीसरा हमारा न्यायपालिका। यहाँ पे हम तीनों की अलग अलग बात। विधायिका क्या है? विधायिका वो होती है जो कानून बनाती है, जो कानून बनाती है वो होती है विधायिका। और कार्यपालिका वो होती है जो कानूनों को चलवाती है, यानी उनका पालन करवाती है, ठीक है। का विधायिका क्या करेगी? कानून बनाती है। क्या करती है? कानून बनाती है। और कार्यपालिका क्या है? कानून का पालन करवाती है। और न्यायपालिका क्या है? अगर कोई भी कानून विधायिका ने बनाया है, अगर वो कानून जो न्याय कार्यपालिका चलवा रही है लोगों को यानी प्रजा को पसंद नहीं आ रहा है, वो कानून में कुछ त्रुटियां हो गई हैं, तो उसका न्याय करती है कौन? न्यायपालिका। भारत के अंदर भी देखा जाता है विधायिका ही हमारे यहाँ कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे कानून पालन करवाती है और न्यायपालिका उसे निर्णय देती है सही है या गलत है। अगर हम बात करेंगे जैसे एक नियम के अनुसार लेबनान देश का राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति किसे माना गया? तो मेनोराइट पंथ का कैथोलिक अनुयायी। प्रधानमंत्री कौन था? सुन्नी मुसलमान। उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑर्थोडॉक्स ईसाई। संसद का अध्यक्ष कौन था? शिया मुसलमान। आपको पता है शिया सुन्नी मुसलमान दो तरीके के होते हैं। सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान आपस में अलग अलग विचारधारा रखते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या था? अब बात करते हैं बेल्जियम की, हमने बात कर ली, हमारा बेल्जियम का टॉपिक पूरा खत्म हो गया। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका देखिए एक एशिया महाद्वीप में भारत के दक्षिण में पड़ता है, यानी भारत को देखोगे भारत की स्थिति यहाँ पर है और यहीं पे एक छोटा सा देश है श्रीलंका, ठीक है ना। ये हमारा भारत तो हो जाएगा प्यारा सा, और इसी के दक्षिण में क्या पड़ता है? श्रीलंका। तो ये द्वीपीय देश है, ठीक है। देखो द्वीपीय क्या होता है? द्वीपीय मतलब होता है, अगर हम द्वीपीय देश की बात करेंगे यहाँ पे, द्वीपीय का मतलब होता है जो पानी से चारों तरफ से घिरा होता है। द्वीपीय देश क्या होगा? जो पानी से चारों तरफ से घिरा होगा। ये श्रीलंका है, जैसे हमारा ये भारत हो गया, और इसी भारत के यहाँ पे नीचे से छोटा सा देश है श्रीलंका। श्रीलंका, तो श्रीलंका देखो इधर से भी पानी है, इधर से भी पानी है, इधर से भी पानी है और इधर से भी, यानी चारों दिशाओं से पानी है। इसीलिए द्वीपीय देश जितने भी होते हैं उनको द्वीपीय देश का मतलब हो जाएगा यहाँ पे पानी से घिरे हुए। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कोलंबो या जयवर्धने, ठीक है। वर्तमान में श्रीलंका में भाषा किस आधार पर बोलते हैं? श्रीलंका में भाषा देखो, सिंहली भाषा के लोग जो 74% है, तमिल भाषा के लोग 18% है, और ईसाई कितने परसेंट है? 7%। अगर तमिल भाषा की बात करेंगे तो तमिल भाषा भी दो तरीके से, एक तो श्रीलंकाई तमिल बोलने वाले और भारतीय तमिल बोलने वाले हैं। श्रीलंकाई तमिल वाले 13% है और भारतीय तमिल वाले 5% है। और इनमें जो श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल, इनमें मुसलमान और हिंदुओं की संख्या है। 1956 में कानून बनाया गया, सरकारी नौकरी में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि यहाँ पे सिंहलों की संख्या कितनी है? अधिक। सिंहली भाषा बोलते हैं अधिक, 74%। तो ये बहुसंख्यक थे और ये अल्पसंख्यक। यहाँ पे सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी, यानी अल्पसंख्यकों की अपेक्षा बहुसंख्यकों को ज्यादा सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाने लगी। यानी 1956 में कानून बनाकर सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, यानी राजभाषा भी बना दी गई। कौन सी भाषा? सिंहली भाषा। कब? 1956 में।
इसका विरोध तमिल भाषाओं ने किया था, क्योंकि तमिल बोलने वाले कितने थे? 18%, और 18% भी कौन से थे? 13% और 5%। ये 5% थे भारतीय तमिल, और ये 13% वाले कौन थे? श्रीलंका तमिल। ठीक है। अब 1980 के दशक की बात करते हैं। उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग की गई थी, लेकिन तमाम राजनीतिक संगठन थे, यानी ईलम सरकार, यानी तमिल ईलम सरकार, यानी अपने आप को वो स्वतंत्र करने की मांग रखी गई थी। इसी को ध्यान में रखकर श्रीलंका में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। देखो गृह युद्ध का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको दिया गया गृह युद्ध। गृह युद्ध कहाँ पे चला था? श्रीलंका में। यानी जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक थे, अल्पसंख्यक कौन से थे? जो तमिल थे, जो तमिल भाषा बोलते थे, और बहुसंख्यक कौन से थे? जो सिंहली भाषा बोलते थे। अब इनमें गृह युद्ध लगा, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे 1956 में कानून बनाकर सिंहली भाषा को क्या कर दिया था? राजभाषा का दर्जा दे दिया था। अब यहाँ पे जो तमिल वाले थे बोलते थे कि हमारी भाषा को बनाया जाए, और सिंहली वाले बोलते थे हमारी भाषा को। तो इनमें क्या करा था? आपस में गृह युद्ध छिड़ गया। तो श्रीलंका में जब गृह युद्ध हुआ था वो 23 जुलाई 1983 को प्रारंभ हुआ। कारण क्या था? भाषा के आधार पर अलग अलग समुदायों में संघर्ष प्रकट हुआ। अब ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, यानी तमिल भाषा को लेके और सिंहली भाषा को लेके आपस में युद्ध में प्रारंभ हुआ। और जब किसी भी देश में गृह युद्ध चलता है तो वो बहुत ही घातक होता है। ठीक है ना। और ये युद्ध कब से कब तक चला था? ये 23 जुलाई 1983 से स्टार्ट हुआ था, और यह मई 2009 को अंत हुआ। चलो, मई 2009 को इसका अंत होता है। ठीक है ना। और इस तरीके से चैप्टर का यहाँ पर अंत हो जाता है। क्या होता है? अंत हो जाता है। इस चैप्टर में हमारी में बस इतनी था। कुछ शब्दावली है, शब्दावली को सोच देखेंगे कि शब्दावली क्या है। इसमें देखो, मैंने अभी बोला था राजभाषा। राजभाषा क्या होता है? जिसका उपयोग पूरे देश की सरकार कामकाज, प्रशासन और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए करती है, वही क्या होती है? राजभाषा। जैसे भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। तो ठीक उसी तरह जो यहाँ पे बेल्जियम की भाषा क्या आ गई थी? फ्रांच। बेल्जियम की क्या भाषा बना दी? फ्रेंच। और हमारे श्रीलंका की बात करें तो कौन सी बना दी थी राजभाषा वहां पे? सिंहली। अगर गृह युद्ध की बात करेंगे तो आपस में समुदाय के संघर्ष, यानी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में आपस में गृह युद्ध छिड़ गया। आपको पता है गृह युद्ध, अभी मैंने बताया गृह युद्ध बहुत ही घातक होता है। अब बात करेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में जनता किसको चुनती है? अपने मुखिया को। तो जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया तंत्र। दोबारा सुनेंगे, जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया तंत्र। यानी हम किसको चुनते हैं? विधायक को। यानी अगर हम बात करेंगे, अगर हम किसको चुनेंगे? एमपी को पहले। अगर प्रधानमंत्री की बात, एमपी किसको चुनेगा? इन्हीं एमपी में से एक बनाया जाएगा प्रधानमंत्री। क्या बनाया जाएगा? पीएम। जितने भी हमारे एमपी हैं, यानी आपको पता है हमारे यहाँ पे एमपीओ की सीट अभी कितनी है? 543 सीट। और हमारी ये लोकसभा की सीट कितनी है? 543। और राज्यसभा की कितनी है? 245 सीट। यानी राज्यसभा की 245 सीट है, और लोकसभा की कितनी है? 245 सीट। अगर हम बहुसंख्यक की बात करें, जिस समुदाय की संख्या अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं? बहुसंख्यक। अगर आप अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो क्या होगा? जिस समुदाय की संख्या कम होती है उसे क्या बोलेंगे? अल्पसंख्यक। द्वीपीय, अभी बताया मैंने, द्वीपीय क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। जैसे आपको पता है श्रीलंका भी घिरा हुआ था, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो इसका क्या बोलेंगे? द्वीपीय। संशोधन क्या होता है? संशोधन किए गए थे, आपको पता है 1956 में संशोधन किए गए थे श्रीलंका के उसमें। तो 1956 में संशोधन किया गया था, इसी को जब भी तो राजभाषा बनाया गया था सिंहली को, तो यही संशोधन था। तो संशोधन क्या होता है? जो भी पहले कानून होते हैं उनमें थोड़े बहुत सुधार करना, वही संसद होता है। संविधान। संविधान क्या होता है? वह मौलिक कानूनी दस्तावेज है जिसमें देश के शासन के लिए नियम व कानून लिखे होते हैं। संविधान किसे कहते हैं? देखो, इसको अगर आप विच्छेद करेंगे, समधन विधान। समधन विधान। विधान का मतलब क्या होगा यहाँ पे? कानून। और सम का मतलब सभी। सभी के लिए जो कानून होते हैं वो समान होती हैं। ठीक है। तो वह मौलिक कानूनी दस्तावेज जिसमें देश के शासन के लिए नियम व कानून लिखे होते हैं। राज्य व्यवस्था क्या होती है? राज्य व्यवस्था, अब उस दस्तावेज को लागू करने और उसका वास्तविक संचालन करना ही
क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था, जिसमें सरकार की भूमिका, उसकी संस्थाएं, उसकी विधायी प्रक्रिया शामिल होती हैं, उसे क्या बोलेंगे? राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था अलग अलग होती हैं, ठीक है, एक नहीं होती हैं। संविधानवाद क्या होता है? संविधान जो सरकार की शक्तियां सीमित करता है उसे क्या बोलेंगे? संविधानवाद। संविधान क्या करना है, राज्य व्यवस्था कैसे करना है, वो चीज़ है। संविधान में लिखा हो क्या करना है भाई, और राज्य व्यवस्था में क्या हो कैसे करना है, ये चीज़ है। तो आपका पहला चैप्टर हमने ये समाप्त कर दिया, और अब दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। और आपके इसी नोट से बाहर कहीं नहीं जाएगा, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। आपको स्पेशल एक बैच यानी टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैं आपका ग्रुप बनाऊंगा, जिससे कि आप अपने ये PDF है, मेरे जो भी क्लास नोट्स हैं, आपको प्रोवाइड हो जाए। और वीडियो की कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, और मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छा ही लगा होगा। और मैं इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जो भी इच्छुक भाई हैं जिनके पास फीस नहीं है, सारी चीज़ें नहीं होती, देखो क्या क्या होता है, कभी कभी अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं, उनके लिए ये मेरी जो मेहनत है, बहुत अच्छी मेहनत मैंने कर रखी है, पूरा एनालाइज करा हुआ है, आपको इस नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और मैं स्पेशल टैब आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाऊंगा, यानी एग्जाम से पहले आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपसे वादा किया है 70 में से 70 दिलाएंगे, तो 70 में से 70 ही दिलाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।